जी ये बेहतरीन सेशंस लेकर के दैट इज बायजूस क्लासेस। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और आप सब हमारे बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर्स। एक नई उम्मीद, एक नई उमंग, एक नई एनर्जी और जील के साथ आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेशन नंबर 5। इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। एंड आई एम श्योर कि आपने प्रॉपर रिवीजन करी है। रिवीजन बहुत जरूरी है भाई। कहते हैं कि पहला रिवीजन आपको विद इन 24 आवर्स दे देना चाहिए। 24 घंटे बीत जाने के बाद इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप चीजों को भूल सकते हैं। सो 24 आवर्स के भीतर पहला रिवीजन तो जरूर दीजिए। एंड आई एम श्योर कि सभी लोगों के पास कॉपी पेन इस समय मौजूद है। रनिंग नोट्स हमें जरूर लिखने हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी साथ के साथ लिखनी है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। जितना प्रैक्टिस करेंगे टर्म्स को, आपके दिमाग में, आपके जहन में चीजें उतने ही बेहतर तरीके से बैठ जाएंगी। मकसद हमारा केवल बॉटनी, जुओलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है। हमारा मकसद है चीजों को बेहतर तरीके से समझ के एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में होनी चाहिए और ज्यादा एक्सप्लोर करने की। ठीक है जी, शुरू कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन में हम आगे। और याद कीजिए हमारे वो 5 किंगडम्स। आप कहेंगे सर बार बार ये 5 किंगडम्स हमें आप बताते रहते हैं, तो भाई बताना तो पड़ेगा, तभी तो चीजें याद रहेंगी। विटेकर के द्वारा दिया गया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इंक्लूडेड है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। राइट, जिसमें से हम क्या क्या कर चुके हैं? मोनेरा, जिसमें हमने बैक्टीरिया पढ़े थे। प्रोटिस्टा, जिसमें हमने डायनोफ्लैजुलेट्स, डायटम्स, जैस्मिड्स, राइट, इसके अलावा प्रोटोजोन्स पढ़े थे। एंड किंगडम फंजाई, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। तो आज का हमारा विषय है जी किंगडम प्लांटे के बारे में डिटेल में जानना। फिर आगे हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में भी जानेंगे। राइट जी, चलो तो शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटे। प्लांट्स वर्ड जैसे ही हमारे सामने आता है तो क्या चीजें हमारे सामने आती हैं भाई? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे या फिर श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, है ना? क्या इसी को इंक्लूड करना है हमने किंगडम प्लांटे में, या कुछ और भी हैं ऑर्गेनिजम्स जिन्हें किंगडम प्लांटे में इंक्लूड किया जाएगा? तो चलिए जी, देखते हैं वन बाय वन। कॉपी पेन तैयार है, रनिंग नोट्स आपने साथ साथ लिख लेने हैं। एंड आई एम श्योर आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट जी, हमारी बायजूस की बेहतरीन टीम आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस तैयार करती है। बहुत कड़ी मेहनत जाती है इन चीजों के पीछे में। टीचर्स का कितने सालों का जो बेहतरीन अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन लिया जाता है, उसके आधार पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, डीपीपीज। तो वो रेगुलर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलो जी, जिक्र करते हैं प्लांटे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भाई? यूकैरियोटिक हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, है ना? कितने खूबसूरत तरीके से ये प्लांट सेल दिखाया गया है। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप जानते हैं भाई, हम अक्सर जिक्र करते हैं अपने सेशंस में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में एडवांस्ड सेल्स हैं। सो देखिए, यूकैरियोटिक है, इसको मैं आपके लिए टिक कर देता हूं यहां पे। Cell wall is made up of cellulose. Important. Cellulose is a कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। राइट, अक्सर हमने सेलुलोज के बारे में जिक्र किया कि भाई जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो सेलुलोज का जिक्र करेंगे हम उसमें। जो हायर एनिमल्स हैं वो अपने आप सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मेटाजोन्स जो हैं। और अगर कोई हायर एनिमल सेलुलोज डाइजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने वाले सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। जैसे रूमिनेंट्स का जिक्र किया था हमने, काउज, बफलोज। ओके, सो इनका सेल वॉल जो है प्लांट्स का वो सेलुलोज से बना होता है। नाउ
दूसरा सवाल उठता है जी, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ये क्वेश्चन भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में ना पूछा जाता है। प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल, एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहां पे प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च, राइट? स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इवन सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, राइट? तो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च। अगर कोई ह्यूमंस में पूछे रिजर्व फूड मटेरियल या एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, मैंने पिछले सेशंस में बताया था आप लोगों को। क्या है जी, बताइए जल्दी से। विच इज द रिजर्व फूड मटेरियल in case of animal cells? The answer is glycogen. And I told you, every growing tissue of the body can store some amount of glycogen. Liver and muscle cells can store large amount of glycogen. याद रखना, किडनी और प्लेसेंटा भी ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। चलिए वापस लौटते हैं, जिक्र कर रहे हैं प्लांट्स का। यूकैरियोट्स हैं जी, सेल वॉल के पास सेलुलोज होता है। स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, यानी ऑटोट्रॉफिक हैं, राइट? सूर्य की रोशनी से अपना भोजन का निर्माण ये कर लेते हैं। दे शो पार्शियल हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑल्सो मतलब कुछ एग्जाम्पल्स आपको किंगडम प्लांटे में ऐसे मिलेंगे जिनमें पार्शियल हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। ये भी आपने जो है सुने होंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप, पैरासिटिक कस्क्यूटा, अमरबेल भी जिसे कहते हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया कि किस प्रकार ये पौधा जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को या और छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ लेता है। सेंसरी ब्रिसल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट उनको टच कर देता है तो इसके जो कपाट हैं, जो द्वार हैं, वो बंद हो जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए नेचर ने कितनी खूबसूरती से इन प्लांट्स को डिजाइन किया है। सो इंसेक्टिवोरस में आपके पास आ रहा है जी वीनस फ्लाईट्रैप, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। पैरासिटिक में एक और एग्जांपल हमें देखने को मिला, कस्क्यूटा, राइट? अमरबेल भी जिसे कहते हैं, देख पा रहे हैं कस्क्यूटा, ब्यूटीफुल जी। नेक्स्ट, they exhibit both sexual and asexual modes of reproduction। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में तो पॉलिनेशन का जिक्र करेंगे, और पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हनी बीज या बटरफ्लाईज या और इंसेक्ट्स जो एक पौधे से दूसरे पौधे तक उड़ करके जाती हैं और अपने साथ पॉलन ग्रेन्स भी ले जाते हैं। ठीक है जी, देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। बायोलॉजी इज सो इंटरेस्टिंग, बस आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और चीजों को जानने की, एक्सप्लोर करने की, खुद किसी चीज के बारे में डिटेल्स जानना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। इंफॉर्मेशन का फ्लो तो हो ही रहा है, देयर इज नो डाउट, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मैं क्यूरियोसिटी भी जगा दूं आपके अंदर कि उस चीज के बारे में आपको और ज्यादा जानना है, राइट? और कहते हैं ना, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। हो सकता है कभी भविष्य में आपके सामने एक पेशेंट ऐसा आए जो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा, आपको अपना दुख दर्द पीड़ा नहीं बता पा रहा, आपकी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त होनी चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या है, क्या कहीं डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम विद द पेशेंट। योर ऑब्जर्वेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, राइट? चलिए, द लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंपॉर्टेंट है जी ये भी बात, अंडरलाइन करते हैं आपके लिए। लाइफ साइकिल शोज alternation of generation. There is a diploid sporophytic phase and a haploid gametophytic phase, right? याद रखिएगा, आगे और डिटेल में ये चीजें आएंगी, राइट जी? डिप्लॉइड बताया हुआ मैंने 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे ह्यूमंस में डिप्लॉइड क्या है, 2n इज इक्वल टू 4a6, राइट जी? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होता है इनमें। नो, जब हम प्लांट्स का जिक्र करते हैं तो उसमें algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब इंक्लूडेड हैं। और हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें, कितनी डिटेल में पढ़नी है, वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं जी आगे। चलिए शुरू करते हैं हम इसमें आगे। किंगडम एनिमेलिया, ये तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है आपके लिए, घबराइए नहीं। ये सब जो अभी हमने जिक्र किया था ना, एल्गे, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी आपके सामने। अभी तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक ब्रॉड आउटलाइन ले रहे हैं, जिसमें मोनेरा तो हमने डिटेल में कर लिया था, है ना? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वो सब पढ़े थे हमने। प्रोटिस्टा हमने डिटेल में पढ़ा था, फंजाई हमने पढ़े थे,
याद है आपको? देन प्लांटे, अभी एक ब्रीफ मैंने आपको बताया उसके बारे में। ऐसे ही किंगडम एनिमेलिया भी है। किंगडम एनिमेलिया जब हम पढ़ेंगे तो आपको सच में बड़ा मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मैं आपको दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा, देन निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा। आपको ये टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी, 9th क्लास में भी पढ़ी है आपने, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब चीजें याद कराऊंगा आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा इसके लिए। नाउ जब हम एनिमल्स का जिक्र करते हैं, अभी जब से हमने प्लांट्स का जिक्र किया, भाई प्लांट वर्ड दिमाग में आते ही हमारे सेल वॉल जरूर आती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल है। यहां पे एनिमल्स का जिक्र करें तो जो एनिमल सेल्स हैं यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है इनमें, मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर है। अगर आप लोवेस्ट से लोवेस्ट एनिमल ग्रुप की बात भी करें तो स्पॉन्जेस, दैट इज द पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरा वर्ड का मतलब होता है पोर बियरर्स। पॉरीफेरेंस को कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। सभी स्पॉन्जेस एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। सो उनमें क्या है कि मल्टी सेलुलर है, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। स्पॉन्ज के सेल्स मिलकर के टिश्यूज नहीं बना रहे हैं, दे हैव द सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान। सो एनिमल्स का जब आपने जिक्र करा, यूकैरियोटिक कह दिया आपने, मल्टी सेलुलर कह दिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम करें तो टिश्यू लेवल भी देखने को मिलता है, जैसे निडेरिया फाइलम में हम आएंगे, सीलेंट्रेटा भी जैसे कहते हैं, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन उससे हायर फाइलम में जाएं, प्लेटीहेलमिंथस की बात करें जिसमें टेप वर्म, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया आते हैं, वहां पे हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उससे हायर बात करें जैसे एशेलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हो गए हैं। सो दैट मींस एनिमल्स में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, राइट जी? नेक्स्ट, दे लैक सेल वॉल। एनिमल सेल का अगर हम जिक्र करेंगे तो वहां पे सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, जितनी भी ऑर्गेनल्स और हैं सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में हमने पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है आपके सिलेबस में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, ठीक है जी? सेल वॉल नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं, दे शो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेट ग्रो करते रहेंगे एनिमल्स, एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न है उनमें, राइट जी? ग्रोथ क्या है? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज and weight of an organism due to synthesis of protoplasmic and apoplasmic substances. Growth, progressive increase किसमें? Size and weight of an organism due to synthesis of protoplasmic सेल के अंदर एंड एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस सेल के बाहर वाले सब्सटेंसेस। तो एनिमल्स में हमें डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। जैसे जैसे एनिमल किंगडम में आप एडवांस्ड बढ़ते जाएंगे, पॉरीफेरा फाइलम से ऊपर के हायर फाइलम देखेंगे बेटा, तो बिकॉज मल्टी सेलुलरिटी आ गई, शरीर के सभी सेल्स में आपस में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बना करके रखना है, तो उसके लिए कोई सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए जो सभी सेल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन करा सके। और वो सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हायर एनिमल्स में, वी हैव सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उनके साथ जितनी भी नर्व्स जुड़ी हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जैसे मेरे हाथों में, पैरों में, सब जगह नर्व्स फैली हुई हैं, न्यूरॉन्स हैं, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो एनिमल्स में ये जो न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म्स हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं। प्लांट्स के केस में भी सेंसेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि सेंसेशन नहीं है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सेंसेशन ना हो, फिर तो वो अपने फूड और नॉन फूड में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। एक सिंगल सेल्ड एमीबा भी है, इतनी अकल रखता है कि क्या उसका भोजन है और क्या उसका भोजन नहीं है। यू गेटिंग इट? सेंसेशन होना बड़ा जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स शो लोकोमोशन। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसे एनिमल्स भी हैं जो लोकोमोशन शो नहीं करते? एनिमेलिया की बात कर रहे हैं हम यहां पे। हाँ, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच आर सेसाइल और सिडेंट्री। लिखेंगे ये टर्म जो मैंने बोला, देयर आर सम एनिमल्स विच आर सेसाइल और सिडेंट्री।
मीन्स जो चल फिर नहीं सकते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वही फाइलम जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी करा था, दैट इज पोरीफेरा स्पॉन्जेस, राइट? एडल्ट स्पॉन्जेस आर sessile और sedentary, they do not move, but their larvae are motile. जो उनकी लार्वल स्टेजेस हैं, स्पॉन्जेस के लार्वे का हम जिक्र करेंगे आगे, पेरेनकाइम्यूला, एम्फीब्लास्टुला, सिलिएटेड लार्वे होते हैं जिनकी मदद से स्पॉन्जेस जो है, स्पॉन्ज लार्वे जो है मूव करते हैं. सो एडल्ट स्पॉन्जेस आर sessile बट देयर लार्वे आर मोटाइल. लार्वे मोटाइल होने से फायदा ये है दैट दे हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ द स्पॉन्ज कॉलोनी, नहीं तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी एक ही जगह पे. ठीक है जी. ऐसे ही इकाइनोडर्मेटा में भी हम पढ़ेंगे कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, इकाइनोडर्म्स में कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं. ठीक है जी. सो इसलिए हमने लिखा दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे शो लोकोमोशन. न्यूट्रिशन कैसा है जी? हेट्रोट्रॉफिक. यहां पे आप एक बड़ा ही खूबसूरत सा जानवर देख पा रहे हैं, दैट इज जिराफ. आपको एक बड़ी अनोखी बात बताऊं जिराफ के बारे में. जिराफ की गर्दन सबसे लंबी है, ये तो हमें पता है. लॉन्गेस्ट ईसोफेगस है. जिराफ का ब्लड प्रेशर भी काफी होता है क्योंकि गर्दन इतनी लंबी और सिर तक जो है, ब्रेन तक ब्लड पहुंचाना है. जिराफ इज अ टोटली साइलेंट मैमल. दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड. एकदम खामोश रहते हैं, राइट? अच्छे लिसनर हैं. मैं आपसे भी कहता रहता हूं ना, अच्छे लिसनर बनिए, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा. ओके जी. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है दैट दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स भाई कोई फोटोसिंथेसिस शो नहीं कर सकते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक है, राइट? अब वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं. चलिए सोचिए कि लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं? हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, ओमनीवोर्स में. लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं. आई विल रिपीट माय क्वेश्चन. लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज फाउंड इन ऑप्शंस हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. सोचिए, दिमाग लगाइए. चलिए आगे बढ़ते हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ होल फूड बाय इंजेशन. जैसे हम भी होलोजोइक है ना, पूरा भोजन जो है मुंह में रख के चबाते हैं. अलग अलग स्टेप्स है न्यूट्रिशन के हमारे में. न्यूट्रिशन क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेरियस प्रोसेसेस. ध्यान से सुनिएगा. न्यूट्रिशन इज सम टोटल ऑफ वेरियस प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स दोज सब्सटेंसेस. उन सभी प्रोसेसेस का सम टोटल जिसके जरिए organism obtains those substances which are required for growth, development, reproduction and maintenance of life activities. उसे न्यूट्रिशन कहते हैं. ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक दो तरह का है. हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है. होलोजोइक न्यूट्रिशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं. इंजेशन, खाना मुंह में रखा, देन च्यूइंग, उसको चबाया गया, मेस्टिकेशन कहते हैं जिसे. उसके बाद फिर हमने स्वेलो कर लिया, पेरिस्टाल्सिस के जरिए वो आगे बढ़ा, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ. ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है ना हमारे सिलेबस में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट? दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. चलो, तो न्यूट्रिशन के बारे में आपने जाना. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. होलोजोइक है भाई, इंजेशन होता है, कंजम्पशन ऑफ द होल फूड. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई थी कि भाई एनिमल्स जो हैं वो अपना रिजर्व फूड मटेरियल मेनली ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं. ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है रिजर्व फूड मटेरियल. एवरी ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन. लिवर सेल्स, मसल सेल्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन. प्लेसेंटा ऑल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन. प्लेसेंटा मैमल्स में होगा, है ना, जो ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स है. प्लेसेंटा क्या होता है पता है आपको? टेम्परेरी कनेक्शन, फीटो मेटर्नल कनेक्शन विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनमें प्लेसेंटा बनता है. एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बीच में, जिसके जरिए फीटस मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है. फैट्स की फॉर्म में भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कर लेते हैं. एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी में वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मोस्टली सेक्सुअल है. एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. मैंने आपसे पहले भी कई बार जिक्र करा है कि दो जो मेन स्ट्रेटजीज हैं रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, उसमें से बेहतर स्ट्रेटजी कौन सी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों बेटर है? व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर स्ट्रेटजी? जिक्र करते हैं हम लोग कई बार.
बताइए मुझे क्या है रीजन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर क्यों है? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन वेरिएशंस, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन वेरिएशंस, वैरायटी आती है इससे, और वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. सम एग्जिबिट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो, जैसे हाइड्रा है. लोअर एनिमल्स अगर हम देखें, इवन स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देन निडेरिया फाइलम की एग्जांपल हाइड्रा लिया आपने, हाइड्रा में बडिंग अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन जैसे जैसे एनिमल किंगडम में हम एडवांस जाएंगे ना, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा, बिकॉज दैट इज अ बेटर स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्शन. इज इट क्लियर? सो किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमने क्या क्या मेन बातें जानी, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं इस चीज को. मैंने आपको बताया कि एनिमल्स जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल नहीं होती है इनमें, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना. प्लांट्स के केस में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों है, ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे शो लोकोमोशन. फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी जो लोकोमोशन शो नहीं करते, जैसे पॉरीफेरेंस, स्पॉन्जेस. देन इसके अलावा कुछ इकाइनोडर्म्स, एंटीडॉन जैसे हैं, वो लोकोमोशन शो नहीं करते, ससाइल होते हैं, सिडेंट्री होते हैं, चल फिर नहीं सकते. कॉम्प्लेक्स न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म्स हैं इनमें, सेंसेशंस होना जरूरी है ना. चलिए, एनिमल्स के बारे में हमने ये बातें जानी, तो इसके साथ ही हमारा जो एक ब्रॉड आउटलाइन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, विटेकर के द्वारा दिया गया. कौन कौन से जी? Kingdom Monera we have covered. Kingdom Protista we have covered. Kingdom Fungi covered. The decomposers, fungi बड़े इंपॉर्टेंट थे. याद है फंजाई में मैंने माइकोराइजा भी बताए थे? याद है कितने बच्चों को माइकोराइजा क्या होते हैं? सोचिए जरा जल्दी से. माइकोराइजा आर द एसोसिएशन ऑफ व्हाट विद व्हाट. याद कीजिए, प्लांट है, अभी अभी जिक्र करा हमने, प्लांट्स और एनिमल्स. क्विकली, अगर जैसे बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं भाई, प्लांट सेल में एनिमल सेल में डिफरेंसेस बताओ. पहली बात क्या आती थी? सेल वॉल को लेकर के. देन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल, एनिमल्स में ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल. बेसिक डिफरेंसेस आपको पता है. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है, एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं है. 5 किंगडम हो गए, राइट? अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी हम जानते हैं कि भाई कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हमने सुने. आप सोचोगे सर वायरसेस का जिक्र नहीं करा आपने, वायरॉइड्स का जिक्र नहीं करा आपने, प्रियॉन्स का जिक्र नहीं करा, तो जरा इनके बारे में भी जान लेते हैं ना. देखिए आपके सामने, विच किंगडम वुड दीज बिलोंग टू? वायरॉइड्स, वायरसेस, प्रायॉन्स, लिचन्स और द लाइकन्स. 4 नाम है आपके सामने, नोट्स कॉपी में लिखिए साथ के साथ. वायरॉइड्स, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए. वायरसेस, प्रियॉन्स, PRIONS, प्रायॉन्स, प्रोटीन पार्टिकल्स. शायद सुना होगा कईयों ने, कुछ डिजीजेस के बारे में सुना होगा जो प्रियॉन्स कॉज करते हैं. देन लाइकन्स और द लिचन्स, किसका और किसका एसोसिएशन है आपस में? लिचन्स. पॉल्यूशन इंडिकेटर्स क्यों कहते हैं लाइकन्स को? ओके, चलो देखते हैं जी आगे. नाउ सवाल ये था कि इसको आप किस किंगडम में रखेंगे, इन ऑर्गेनिजम्स का जिनका हमने जिक्र किया, और हमने क्रॉस लगा दिया यहां पे. भैया कहीं नहीं रखेंगे, कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स ओवरलैप कर रहे हैं. तो देखते हैं जी इनके बारे में. वायरसेस हम सभी जानते हैं भाई, एक ऐसा भयंकर वायरस जिसने पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया में तहलका मचाया है. कोरोना वायरस नाम सुना है आपने, सबने सुना होगा. कोविड-19 डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज जिसे हम कह रहे हैं. सो वायरसेस जो है हमेशा से इंसान की जो कहते हैं ना उत्सुकता, क्यूरियोसिटी का केंद्र बने हुए हैं. बड़ी तेजी से म्यूटेट करते हैं, बड़ी तेजी से अपने जेनेटिक मटेरियल को बदल लेते हैं. वैक्सीन्स बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वायरसेस के लिए, है ना. सो क्या है ये वायरसेस एक्चुअली, और थोड़ा सा इनका इतिहास जानते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में भी जानेंगे. नाउ डी इवानोविस्की लिख लीजिए, डिमित्री इवानोविस्की. वायरस शब्द का मतलब है वेनम यानी जहर, वेनम यानी जहर, राइट जी. टोबैको मोजैक वायरस, TMV, टोबैको मोजैक डिजीज करता है. याद रखिएगा, लिख लीजिए साथ के साथ. इसके बारे में थोड़ा और गहराई में हम आगे जानेंगे. जहां जहां भी बायोलॉजी में साइंटिस्ट का जिक्र आ रहा है,
और जो जो वैज्ञानिक मैंने आपको लेक्चर्स में क्लासेस में बताए हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। उनके नाम और उनका जो भी कोई कार्य है, जो भी कोई खोज है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। Then Dmitry Ivanovsky worked on tobacco mosaic virus, short में क्या कहा, TMV. He found that virus was smaller than bacteria. बैक्टीरिया के बारे में हम जान चुके हैं, काफी गहराई में डिटेल में हमने पढ़ा, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के बारे में, एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में, मॉडर्न बैक्टीरिया के बारे में। सो इन्होंने ये देखा दैट वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करी एक बात, राइट? क्या डिमॉन्स्ट्रेट करी है बात? द थिंग विच वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड वॉज दैट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स कॉज्ड डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स। अंडरलाइन कर लेते हैं जी। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स कॉज्ड डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स। ओके, तो इससे क्या पता चला? He called the extract as Contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum मतलब a kind of infectious living fluid, एक फ्लूइड जैसी चीज जो कि डिजीज कर रही है, ऐसा पाया गया। क्या थी वो डिजीज? स्टैनले, WM स्टैनले। एक और वैज्ञानिक का जिक्र हो रहा है जी, आपको पता होना चाहिए। He was the first one to crystallize tobacco mosaic virus. क्वेश्चन लिख देते हैं इसके आगे कि ये पूछा जा सकता है। साइंटिस्ट का नाम WM स्टैनले, सिंपली आप स्टैनले भी याद रख लेंगे चलेगा। स्टैनले वाज द फर्स्ट वन टू क्रिस्टलाइज TMV, tobacco mosaic virus. He observed that crystals mostly consisted of proteins. एक चीज उन्होंने देखी कि भाई ये क्रिस्टल्स में मेनली प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब है वायरस के स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इन जनरल भी आप पढ़ेंगे जब हम ये बात जानेंगे कि अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, जिसमें प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा प्रोटीन्स ने। प्रोटीन्स आर लाइक हार्डवेयर ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लिक एसिड्स आर लाइक सॉफ्टवेयर ऑफ द सेल, राइट? सॉफ्टवेयर का अपना एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता हार्डवेयर के बिना। जिनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो ये बात जानते हैं, हार्डवेयर का अपना एग्जिस्टेंस है सॉफ्टवेयर के बिना, लेकिन सॉफ्टवेयर का अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता हार्डवेयर के बिना। ठीक है, सो प्रोटीन्स आर लाइक हार्डवेयर ऑफ द सेल। क्वेश्चन टाइम, मेरा फेवरेट टाइम और आपका भी फेवरेट टाइम। जितना हमने पढ़ा समझा, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस चीज से। देखते हैं जी, क्वेश्चन है हु फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस। आप कहेंगे सर अभी अभी तो आपने बताया, ये तो हमें याद है। सो द आंसर, हु फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस, बताइए। वाज इट लुइस पास्चर, वाज इट इवानोव्स्की, वाज इट डायनर, वाज इट स्टैनले? एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज स्टैनले। अभी अभी जिक्र किया ना हमने, इन्होंने क्रिस्टलाइज करा था वायरसेस को। चलो अब वायरस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। वायरस के चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग है और बीच में जेनेटिक मटेरियल है। वायरस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इट इज नॉन लिविंग। होस्ट के शरीर के बाहर हम कह देते हैं नॉन लिविंग है, और होस्ट के शरीर में घुसते ही इट टेक्स ओवर द कंट्रोल। ये कंट्रोल कर लेता है सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट को और उसे अपने तरीके से चलाने लगता है। यही तो चालाकी है वायरस की। वायरसेस होस्ट के शरीर में जाते हैं एंड दे टेक कंट्रोल ऑफ द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट, और उस होस्ट सेल से कहते हैं कि भाई तुम और ज्यादा वायरस पार्टिकल्स बनाओ, राइट? नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वी कैन से दैट दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, और हम ये भी कह देते हैं दैट काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। भाई इंपॉर्टेंट, ये लाइन आप सब लोग लिखेंगे, मुझे आपके नोट्स में ये लिखा हुआ चाहिए जल्दी से, अभी के अभी। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। मैं समझाता हूं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिन्हें जरूरत है होस्ट की अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, जो कि बिना होस्ट के अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। वो होता है ऑब्लिगेशन, आवश्यक है उनके लिए, जरूरी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, और इंट्रासेलुलर जब हमने कह दिया मतलब सेल के अंदर है, राइट? सेल के बाहर नहीं है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। ओके,
ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं वायरसेस। ऑब्लिगेट के ऑपोजिट एक टर्म होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब हो जाता है कि भाई जरूरत के अनुसार, अडेप्टिंग टू अ नीड, मतलब उन्हें होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, लेकिन वो बिना होस्ट के भी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकते हैं। वो बिना होस्ट के भी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। और ये क्या है वायरसेस? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इन्हें तो ये निर्भर करते ही हैं होस्ट के ऊपर, डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। वायरसेस बहुत सी बीमारियां करते हैं भाई, प्लांट्स में भी करते हैं, और कई वायरसेस तो बैक्टीरिया को भी अटैक कर देते हैं, और बहुत से वायरसेस एनिमल्स में भी डिजीजेस करते हैं, ह्यूमंस में डिजीजेस करते हैं। अभी हम जिक्र करेंगे ऐसे डिजीजेस का जिन्हें वायरसेस कॉज करते हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैप्सिड, आपको एक वर्ड लिखा दिख रहा है यहाँ पे, कैप्सिड, जो प्रोटीन की वो कवरिंग है, चार दीवारी जो है वायरस की, जो एनवेलप है उसका, और उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं कैप्सोमियर्स कह रहे हैं उन्हें, बीच में न्यूक्लिक एसिड है यानी जेनेटिक मटेरियल है। स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। द जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है, आरएनए है। अलग अलग वायरसेस में अलग अलग तरह का जेनेटिक मटेरियल है भाई। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, या फिर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कई तरह का हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म आई एम श्योर आपको पता होगी। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। सो जेनेटिक मटेरियल दोनों तरह का हो सकता है, और उस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रहा है प्रोटीन का कोट, और उस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? कैप्सिड। एक नई टर्म हमारे सामने आई, नोट्स में लिखेंगे, कैप्सिड, द कवरिंग ऑफ द वायरस, द आउटर प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस भी कह सकते हैं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स विच आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स। लिख लीजिए, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स। व्हाट आर द सब यूनिट्स? कैप्सोमियर्स। घबराना नहीं है टर्मिनोलॉजी से, डरना नहीं है, लिखेंगे, याद होंगी चीजें, ट्रस्ट मी, मेरा 20 सालों का अनुभव है इस चीज का। लिख लिख के चीजें याद करी हैं बच्चों ने, राइट? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जानते हैं ये बात आप, राइट? लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है। सुनिएगा बड़े गौर से, नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, बार बार वो दीवारों से गिरती और फिसलती है। बार बार वो दीवारों से गिरती और फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट जी? सो आपको कोशिश करनी है, हार नहीं होगी। एक बार याद नहीं हुआ भाई, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर तो बनना ही है। आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने अपने स्टडी टेबल पे ये लिख करके लगा लिया होगा कि मैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हूं। लिख लीजिए, आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, आपको कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है, आपको जो भी बनना है, गायनिकोलॉजिस्ट, सर्जन, साइकेट्रिस्ट, लिख के लगाइए अपने सामने। आपका मकसद हर समय आपके सामने होना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को पिक कर लेगा। ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी में, पर्सनालिटी में वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी कुछ ही समय में। ट्राई करके देखिए जी, जांचा परखा हुआ नुस्खा है ये। ओके, चलो। सो जिक्र कर रहे थे वायरसेस का। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए हो सकता है, उसके चारों तरफ कैप्सिड होता है कवरिंग, जिसके सब यूनिट है कैप्सोमियर्स। देखिए कितने अलग अलग प्रकार के शेप के ये वायरसेस हैं, देखने में ऐसे भयानक से भी लग रहे होंगे आपको। चलो, सो लिविंग प्रॉपर्टीज क्या है वायरस की? अगर हम कहें कि इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग प्रॉपर्टीज अंडरलाइन कर रहा हूं जी। दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए की फॉर्म में इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एक लिविंग प्रॉपर्टी है। प्रोटीन का कोट इनको सराउंड करता है, ये भी एक लिविंग प्रॉपर्टी हो गई, है ना? तीसरी बात क्या है हमारे पास? दे अंडरगो म्यूटेशन।
वायरसेस म्यूटेट करते हैं, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था भाई, इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन बना पाना। म्यूटेशन का मतलब क्या है? सडन चेंज इन देयर डीएनए। बड़े चालाक होते हैं वायरसेस, अपने आप को, अपनी रूपरेखा बदलते रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट करता रहता है, तो उनके खिलाफ वैक्सीन बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शरीर का इम्यून सिस्टम भी जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है कि भाई कैसे मैं इन वायरसेस को मार पाऊं। वायरस तो सेलुलर मशीनरी का ही कंट्रोल टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। म्यूटेशन वाली बात याद रखिएगा, दे कॉज इन्फेक्शंस। नो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे स्लाइड पे कि एक इंसान ने छींका या उन्होंने खांसा और ड्रॉपलेट्स के जरिए, राइट, जो ड्रॉपलेट्स निकले, सलाइवा निकला, नेजल सिक्रीशंस निकली, हवा में वो फैलती हुई जा रही है और सामने कोई और शख्स है, उसने इनहेल कर लिया, वायरस गया अंदर, है ना। कोरोना वायरस के बारे में भी आपने सुना है, कितना डेडली वायरस माना गया, कितना ज्यादा खौफ पूरे संसार में क्रिएट किया है इस वायरस ने। सो वायरसेस जो है वो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। दे रिप्रोड्यूस इन द लिविंग होस्ट। लिविंग प्रॉपर्टीज में एक उनकी और खास बात, जब वो होस्ट के शरीर में चले जाते हैं तो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को ओवर पावर कर लेते हैं, फिर वो उसके डीएनए को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुम और वायरल पार्टिकल्स बनाते जाओ, और वायरल पार्टिकल्स बनाते जाओ और फैलते जाओ आगे आगे। ओके, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, ये तो थी लिविंग प्रॉपर्टीज। अब नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज में ए सेलुलर। अब आप देखेंगे एक टर्म होता है यूनिसेलुलर, एक टर्म होता है मल्टी सेलुलर। अभी ए सेलुलर क्या है भाई? ए सेलुलर का मतलब जब उस ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल्स में फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता, या जितनी भी सेल की थ्योरी से रिलेटेड बातें हैं वो उस पर लागू नहीं हो सकती। आई कैनॉट से दैट अ वायरस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, वन सेल और मोर सेल्स। नो, सेल वाली तो बात ही वहां पे लागू नहीं हो रही। सो ना तो वो यूनिसेलुलर में काउंट होंगे, ना वो मल्टी सेलुलर में काउंट होंगे। एक अलग ही दर्जा हमने उन्हें दे दिया, ए सेलुलर। देयर बॉडी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स। नंबर 2, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फिर वही टर्म आ गई, पैरासाइट जो होस्ट के शरीर में रहे, और ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब जरूरी है, आवश्यक है उनके लिए, उनका ऑब्लिगेशन है कि उन्हें किसी होस्ट के शरीर में घुस के ही अपना जीवन चक्र या अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है। बिना होस्ट के उनका अस्तित्व नहीं हो पाएगा, उनका जीवन नहीं कंप्लीट हो पाएगा। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, राइट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। वायरस इज समथिंग विच इज नॉन लिविंग, राइट, इनर्ट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दे लैक एंजाइम सिस्टम्स। कुछ एक वायरसेस के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे अगर हम बात करें एचआईवी की, क्या फुल फॉर्म जानते हैं एचआईवी की? बताइए आप में से कितने बच्चे मुझे एचआईवी की फुल फॉर्म बता सकते हैं? कम ऑन, क्विकली, जल्दी से टाइप कीजिए, जल्दी से लिख के बताइए। एचआईवी, इट कॉजेज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म तो पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एचआईवी का फुल फॉर्म पता है, बता सकते हैं? इट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी वायरस, इट्स अ रिलेटेड फॉर्म ऑफ एसआईवी, साइमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पढ़ेंगे हम एचआईवी के बारे में भी, पूरी दुनिया में एचआईवी फैला हुआ है। सो एचआईवी में एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के बारे में आप पढ़ेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है भाई जब डीएनए से आरएनए बना और उसके बाद ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन्स बने। सो एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइट। सो उसमें एंजाइम्स हैं। यहां पे हमने पॉइंट लिखा है, lacks enzyme system. Majority of the viruses they lack enzyme systems. जब वो होस्ट के शरीर में घुस जाते हैं, सेल का ओवर पावर कर लेते हैं, सेल की सेलुलर मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं उसी के एंजाइम्स को। ठीक है जी। सो हेंस वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड अ लिविंग होस्ट। कितनी खूबसूरती से ये बात लिखी गई है, दैट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट नॉन लिविंग, वंस दे आर इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे आर लिविंग, राइट जी। चलो आगे बढ़ते हैं, वायरसेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं, किन किन ग्रुप्स में हम आगे वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए जी, उनके शेप के आधार पे भी कर सकते हैं हम क्लासिफाई। जैसे स्फेरिकल है, स्फीयर शेप्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस। पॉलीहेड्रल, एडिनो वायरस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, जैसे आपको दिख रहा है एक रॉकेट लॉन्चर टाइप जैसा लग रहा है ना, इट इज बैक्टीरियोफाज। इंपॉर्टेंट है, टर्म लिखिए जल्दी से,
बैक्टीरियोफाज, viruses which attack bacteria. Come on, write down. Bacteriophage. लिख लिया जी. Then हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में. टोबैको मोज़ैक वायरस का जिक्र किया गया यहां पे. होस्ट के आधार पे, बेस्ड ऑन द होस्ट, जैसे फाइटोफाज जो कि प्लांट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस. देन एनिमल्स को इफेक्ट करने वाले जूफाज, जिसमें एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्स, रेबीज, रुबेला, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है ह्यूमंस में, इवन और एनिमल्स में भी जो वायरसेस करते हैं. देन थर्ड इज बैक्टीरियोफाज, वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया. तो होस्ट के आधार पे प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले फाइटोफाज, एनिमल्स को इफेक्ट करने वाले जूफाज, एंड बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाले बैक्टीरियोफाज. तीनों टर्म्स याद होनी चाहिए आपको. आगे देखते हैं जी. बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे, जैसे फाइटोफाज की हमने बात करी भाई, जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. RNA डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल मत घबराइए, डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे हम. SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, टोबैको मोज़ैक वायरस में. एनिमल्स को अटैक करने वाले वायरसेस यानी जूफाज, जेनेटिक मटेरियल SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है इन्फ्लुएंजा में एंड मम्स वाले वायरस में. देन DSRNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, रोटा वायरस. देन DSDNA हो सकता है स्मॉल पॉक्स में. बैक्टीरियोफाज, वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया, DSDNA, जहां DS टर्म आ रहा है मतलब डबल स्ट्रैंडेड, जहां पे SS टर्म आ रहा है मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है जी, याद रहेगा. देखिए फ्लो चार्ट्स बना करके याद रखने की कोशिश कीजिए आप भी. फ्लो चार्ट्स जैसे ये बने ना आपके सामने की, बड़ा ही अच्छा, इफेक्टिव, बेहतरीन तरीका होता है. एक तरह से माइंड मैप की तरह क्रिएट हो जाती हैं ये चीजें. तो जो आप अपने रनिंग नोट्स बनाते हैं ना, ऐसे ब्लॉक्स में लिख लिख करके बनाइए, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाइए उसको, आपके दिमाग में चीजें अपने आप बैठेंगी. मेरा तो यही तरीका था भाई चीजों को याद करने का. प्लांट वायरसेस का जिक्र करते हैं आगे. प्लांट वायरसेस में जैसे लीफ रोलिंग, पेड़ पौधों में जो आपको डिजीज देखने को मिलती है वायरसेस के द्वारा कॉज जो है, लीफ रोलिंग, मोज़ैक फॉर्मेशन है, लीफ कर्लिंग है, ये सिम्टम्स हैं जब प्लांट को वायरस ने इफेक्ट करा है. टोबैको मोज़ैक डिजीज कॉज्ड बाय टोबैको मोज़ैक वायरस, बार बार जिक्र हो रहा है इसका, अंडरलाइन कर लेते हैं जी, इंपॉर्टेंट है. TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस. जेनेटिक मटेरियल SSRNA, single stranded RNA, capsid made up of about 2130 capsomeres. चलिए, अगर आप याद रख पाए वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी याद रख सकते कोई बात नहीं, चल जाएगा जी. सिलेंड्रिकल है शेप में, दिख रहा है आपको सामने. एनिमल वायरसेस का अगर हम जिक्र करें, बहुत सारी बीमारियां हैं ह्यूमंस में या इवन अदर एनिमल्स में जो वायरसेस करते हैं. वायरस वाली बीमारियां बड़ी तेजी से फैलती हैं भाई एक से दूसरे में. एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कॉजेटिव एजेंट क्या है उसका, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इन्फ्लुएंजा बाय इन्फ्लुएंजा वायरस. हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है. हेपेटाइटिस, लिवर की डिजीज है. हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C. हेपेटाइटिस B को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशंस के थ्रू भी फैलता है, और इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं होता है. बहुत ही खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस B, और इसका पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस B वायरस. पोलियो, इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं, पोलियो वायरस करता है इसे. पहले माना जाता था कि पोलियो छोटे बच्चों में ही होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, पोलियो बड़ों में भी हो सकता है ना. पोलियो के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन. स्मॉल पॉक्स, राइट, स्मॉल पॉक्स वायरस है जो इसका पॉजिटिव एजेंट है. और क्या आप जानते हैं स्मॉल पॉक्स जो है पूरी दुनिया में से इरेडिकेट हो चुका है. ऐसे ही चिकन पॉक्स भी होता है, बचपन में अक्सर ज्यादातर बच्चों को चिकन पॉक्स जरूर होता है. तो वायरस के द्वारा करी जाने वाली ये कुछ बीमारियां हैं. ऐसे ही रेबीज भी है, जो रैबिड एनिमल के सलाइवा में जिसका वायरस पाया जाता है, रेबीज वायरस, जो कि रैबिड एनिमल के काटने से फैलता है. चलिए, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं यानी बैक्टीरियल वायरसेस जिक्र करते हैं. T4 बैक्टीरियोफाज का. बैक्टीरियोफाज, it's an important term. All my future doctors, all my medical students, एनर्जी बना करके रखिए आप, राइट.
कॉन्टिन्यूसली हम बोलते हैं आपके लिए इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। हमारा मकसद आपको इंस्पायर करना भी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। अगर मैं आपको इंस्पायर कर पाऊं, कुछ जिंदगियां बदल पाऊं, तब असल गुरु कहलाऊंगा मैं। व्हाट इज अ गुरु? गुरु का मतलब है जो आपका पाथ इल्यूमिनेट करे, रोशन करे, जो रास्ता और आपका मार्गदर्शन करे, जो आप में उस काबिलियत को पहचाने जो आप स्वयं नहीं जानते हैं, आपकी उस काबिलियत को जो निखार दे, वो है गुरु। राइट? हर किसी के अंदर काबिलियत छुपी होती है, पर शायद उस शख्स को स्वयं ही पता नहीं होता। सो एक सच्चे गुरु का कर्तव्य यही है कि जो अपने शिष्यों में उस गुणवत्ता को, उस बेहतरीन बात को पहचान पाए और उनका मार्गदर्शन करे, मंजिल तक उन्हें पहुंचाए। सो आई ट्राई माई बेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बस आप डेडिकेशन बनाए रखिए। डेडिकेशन होना जरूरी है, और लंबे समय तक। देखो, थोड़े दिनों के लिए बच्चे डेडिकेट हो जाते हैं, आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपको ये रूटीन 2 साल तक फॉलो करनी है, 2 साल तक फॉलो करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे सर इतने लंबे समय के लिए नहीं हो रहा। तो जरूरी है डेडिकेशन एंड ट्रस्ट। विश्वास रखिए आप हमारे ऊपर, डेडिकेशन बनाइए, और कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर्स की रेगुलरिटी मिस नहीं करना, कोई बहाना नहीं मारना, भाई ये हो गया था, घर में फंक्शन था, वहां जाना पड़ा। भाई इंटरनेट फैसिलिटी तो आपके पास कहीं भी अवेलेबल है ना, तो लेक्चर्स क्यों मिस करने? लेक्चर्स आपने रेगुलरली फॉलो करने हैं। प्रॉमिस है ना आपकी तरफ से? रेगुलरिटी, डेडिकेशन, ट्रस्ट आप दिखाइए, मार्गदर्शन हम दिखाएंगे आपको। एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली तक पहुंचना है हमें। हमारा टारगेट वही है, एम्स दिल्ली, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। राइट? चलो, बैक्टीरियोफाज का जिक्र कर रहे थे। इनफेक्ट्स ई कोलाई, इश्चरीचिया कोलाई जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। राइट जी? चलिए याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चंस आपको साथ साथ मजा देते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड इन वायरसेस इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कैप्सिड? इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड. द न्यूक्लिक एसिड इन वायरसेस इज सराउंडेड बाय कैप्सिड. ओके, वायरसेस की कहानी खत्म। जल्दी से क्विकली देख लेते हैं वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट नोन पैथोजेंस। बड़े छोटे हैं ये पैथोजन, सबसे छोटे हैं ये। दे आर मेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। जेनेटिक मटेरियल आरएनए है जी इनमें। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। दे अफेक्ट मोस्टली प्लांट्स। ज्यादातर प्लांट्स को ये अफेक्ट करते हैं। वायरॉइड में और वायरस में अंतर देख लीजिए आपके सामने। वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल है कवर करता हुआ, हमने देखा कैप्सिड है, और वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड ऐसे ही नेकेड दिख रहा है आपको। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रायोन्स, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। भाई प्रायोन्स ने भी वैज्ञानिकों के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जगाई। एक समय था जब प्रायोन्स के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी वैज्ञानिकों को कि ये बीमारी है क्या। So they are abnormally folded proteins. They are similar in size to a virus. They cause neurodegenerative diseases. Animals के ब्रेन में जैसे बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी हम पढ़ेंगे, या इवन ह्यूमंस में भी बीमारियां करते हैं ये। They cause neurodegenerative diseases. They are highly infectious and untreatable and fatal. जैसे ह्यूमंस में प्रायोन्स के द्वारा करी जाने वाली एक बीमारी का जिक्र हम करेंगे, उसका इलाज कर पाना संभव नहीं है। एग्जाम्पल, स्क्रेपी इन शीप, शीप में पाई जाने वाली बीमारी। देन BSE, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एंड